बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, कल का जो हमारा लेक्चर था वो था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सब्सिडीज। तो अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ जो थी टैक्सेस और सब्सिडीज में हमने जहाँ तक कवर किया था वो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज था। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, ये कल हम लोगों ने हाफ कवर किया था। उसके बाद देखिए हम लोगों ने सब्सिडी का मार्केट एफिशिएंसी पे, सब्सिडी और मार्केट एफिशिएंसी का क्या ताल्लुक है आपस में, यानी कि सब्सिडी के इम्पैक्ट क्या होते हैं इसकी मार्केट एफिशिएंसी पे। तो यहाँ आज हम लोग देखेंगे कि सब्सिडी का इम्पैक्ट क्या है या सब्सिडी किस तरह से आपके पास मार्केट एफिशिएंसी को जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। या आपके पास देखिए पिछला जो हमारा कल का टॉपिक रहा उसमें हमने देखा कि टैक्सेस की वजह से जो आपके पास मार्केट एफिशिएंसी थी वो कम हो रही थी। मार्केट एफिशिएंसी क्यों कम हो रही थी? क्योंकि जब टैक्स आपके पास इंक्रीज हुआ तो टैक्स इंक्रीज होने से कॉस्ट इंक्रीज हो गई। जब कॉस्ट इंक्रीज हुई तो हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो गई। जब प्राइस इंक्रीज होती है तो आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि जब भी किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी कि डिमांड और प्राइस का जो आपस में रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशन है। तो लास्ट जो लेक्चर था हम लोगों ने डेड फॉल जो सॉरी डेड वेट लॉस था वो यही पढ़ा था कि टैक्स की वजह से आपके पास डेड वेट लॉस हो जाता है। लॉस क्यों होता है कि जब आपके पास प्राइस ज्यादा हो जाती है तो आपके पास प्रॉफिट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। प्रॉफिट जब प्राइस ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम होता है और प्राइस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपकी डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो अल्टरनेटली जो इंटरप्रेन्योर होता है उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, लिहाजा वो अपनी जो सप्लाई है वो कम कर देता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्सिडी के क्या इम्पैक्ट है मार्केट एफिशिएंसी पे। तो हम लोग इसकी भी थोड़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेम एज जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना डेड वेट लॉस देखा था, उसमें हम लोगों ने एक्सेस लिए, दो एक्सेस लिए। जैसा कि ग्राफ बनाने के लिए एक्सेस लेते हैं, क्वांटिटी हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई दोनों ले लेनी है। आप लोग एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी लेंगे, वाई एक्सेस पे प्राइस लेंगे। क्यों प्राइस वाई एक्सेस पे आप लोगों ने यहाँ पे क्यों लेनी है कि आपके पास मैंने इसका जो आपको कॉन्सेप्ट दिया था ये जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी ले ली, वाई एक्सिस पे आपने प्राइस ले ली। अब इसमें यहाँ पर ये जो सब्सिडी के हवाले से हम लोगों ने ग्राफ बनाना है, इसमें अब जरूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लें, आप एक्स एक्सिस पे प्राइस भी ले सकते हैं और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो कर्व्स बनानी है, दो कर्व्स बनानी है ऐसे ही जैसे सप्लाई और डिमांड की बनानी है, क्योंकि हम लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करना है। जैसे पिछले जो हमारा ग्राफ था उसमें हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को शो किया था किस तरह से कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन जब आपके पास टैक्स अप्लाई हुआ तो इक्विलिब्रियम हमारे पास गेन ना हो सका। इसी वजह से अब अगली चीज हमने देखनी है कि सब्सिडी के क्या इम्पैक्ट होंगे। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी आपके पास एक एड है गवर्नमेंट की तरफ से। जब आपको एड मिल रही है इट्स मीन कि आपकी कॉस्ट कम हो रही है। जब आपके पास कॉस्ट कम हो रही है इट्स मीन कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो प्रॉफिट जब ज्यादा हो रहा है तो चीजों की जो प्राइस है वो हमारे पास कम रहती है और हमें ज्यादा क्वांटिटी जो है वो मिल जाती है। यानी कि सिंपल सी बात आप लोगों ने करनी है, जैसे इस बात इसमें ये समझनी है कि सब्सिडी जो है वो आपके पास इकोनॉमिक एड है। जब आपके पास इकोनॉमिक एड या फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है इट्स मीन कि आपकी कॉस्ट कम आ रही है। और जो गवर्नमेंट है वो आपको एड दे क्यों नहीं है? गवर्नमेंट जो है आपको एड इसी वजह से ही तो दे रही है कि जो चीजों की प्राइस है वो कम हो, यानी कि कंज्यूमर सब्सिडी मिल रही है और आपके पास किसी एक स्पेसिफिक आप कह लें कि जो सेक्टर है उसको भी एड मिल रही है। अब हुआ क्या ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अब करना क्या है कि सप्लाई और डिमांड कर्व्स ले लेनी है। सब्सिडी को देखना है, जब सब्सिडी मिलेगी तो आपको इकोनॉमिक एड मिल गई। जब इकोनॉमिक एड मिल गई इट्स मीन
कि आपको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल गई है। जब फाइनेंशियल हेल्प मिल गई है तो गवर्नमेंट का एम क्या था कि फाइनेंशियली किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी भी सेक्टर को हेल्प आउट करना। जब आपको फाइनेंशियली थोड़ी सी एड मिल गई है, वहां पे चीजों की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। जब प्राइस कम होगी तो गवर्नमेंट का जो एम था वो यही था सब्सिडी प्रोवाइड करने का, कि आपके पास स्पेसिफिक जो सेक्टर है उसको भी एड प्रोवाइड की जाए और जो आपके पास कंज्यूमर हैं उनको भी एड प्रोवाइड की जाए। लिहाजा जब आपके पास प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर हम लोग सप्लाई भी बढ़ा देते हैं, और जब डिमांड बढ़ती है तो साथ साथ हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है, और प्रॉफिट जो है मीन के इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं बता रही हूँ। सब्सिडी इम्पैक्ट देखिए, शिफ्ट द सप्लाई कर्व डाउन बाय द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। अब क्या होगा कि सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। जहां पर पहले थी सप्लाई आपके पास जो ज्यादा हो रही थी, सप्लाई ज्यादा क्यों हो रही थी? क्योंकि प्राइस ज्यादा थी, लोग चीजों की डिमांड नहीं कर रहे थे। ऑफिशियली अगर आप देखें तो हकीकत में सप्लाई ज्यादा नहीं थी। जो हमने पिछली डायग्राम कवर की है उसमें सप्लाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से लोगों ने डिमांड कम कर दी। डिमांड कम होने की वजह से आपकी सप्लाई ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि शिफ्ट द सप्लाई कर्व डाउन। जहां पे आपके पास सप्लाई कर्व पहले अपवर्ड चली गई थी, हमारा इक्विलिब्रियम गेन नहीं हो रहा था, सप्लाई ज्यादा हो रही थी, तो हमारे पास जब सब्सिडी हमें मिलेगी तो हमारी सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा जहां पर आपके पास क्वांटिटी हमारे पास हायर होगी और प्राइस जो होगी वो लो होगी। यानी कि क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा बन रही है, ज्यादा क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद उसी हवाले से प्राइस कम होने की वजह से आपकी डिमांड भी साथ साथ ज्यादा चल रही है, और प्राइस कम प्राइस पे हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। उसके बाद देखिए कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब सरप्लस क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है कि आपको फायदा मिल रहा है, ठीक है। इंक्रीज ओवरऑल सरप्लस बट में जो है लीड टू इनएफिशिएंसी। अब इनएफिशिएंसीज कैसे जाएंगी? अब यहाँ पे देखिए दो दो चीजें, सब्सिडी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, सब्सिडी का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ कि हमारा सरप्लस बढ़ गया। सरप्लस का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट, हमारा जो फायदा है वो बढ़ गया। मगर किसका फायदा बढ़ गया? प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर का फायदा बढ़ गया, कंज्यूमर को भी फायदा हो रहा है कि उसको कम प्राइस पे ज्यादा अमाउंट मिल रही है, बट मे लीड टू इनएफिशिएंसीज। कुछ इनएफिशिएंसीज आएंगी। इनएफिशिएंसीज कैसे आएंगी? कि इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि चीजें एफिशिएंट नहीं है, यानी उनकी जो एफिशिएंसी है उस हवाले से आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम कैसे आएंगी? कि आपको पता है कि आपने कम प्राइस में चीजों को प्रोड्यूस कर लिया। अब होता क्या है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर टैक्सेस उठा लिए जाते हैं, टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहां पर जो है जो प्रोड्यूसर है वो थोड़ा सा जो है वो ये कह लें कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेंगे? कि वो उसी टाइम पीरियड में जो आपके पास एफिशिएंसी से ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे, डबल शिफ्ट लगा लेते हैं। अब डबल शिफ्ट लगाने से क्या होगा कि आपके पास उसी टाइम पीरियड के अंदर, जब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस दफा इस महीने में या इस टाइम पीरियड में आप पे इस सेक्टर पे जो है वो टैक्स अप्लाई नहीं होना। अब उनको पता है कि इस टाइम पीरियड में हमारे ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होना, कि अगर हम बाकी किसी टाइम पीरियड में ये चीज प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे ऊपर तो टैक्स ज्यादा अप्लाई होगा। तो इससे होगा क्या कि आपके पास जो प्रोड्यूसर है वो फायदे के चक्कर में ओवर प्रोडक्शन कर लेगा, और वो ओवर प्रोडक्शन जो है वो शो नहीं करवाई जाएगी, वो एज अ स्टॉक रख ली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया? मसला क्या होगा कि आपके पास ये चीजें सारी स्टॉक में इन्होंने बना ली, स्टॉक में रख ली, और जब आने वाले टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने टैक्स अप्लाई करने हैं, टैक्स अप्लाई करने पे क्या होगा कि आपके पास प्रोड्यूसर हैं वो चीजों को कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स अप्लाई ना हो। जब जानबूझकर वो चीजें कम प्रोड्यूस करते हैं तो होता क्या है कि वो जो आर्टिफिशियल एक जो हमारे पास होती है किसी चीज में, किसी चीज की सप्लाई में कमी को शो करवाना, यानी कि आर्टिफिशियली ये शो करवाया जाएगा कि ये चीज हमारे कंट्री में कम प्रोड्यूस हो रही है। जब कम प्रोड्यूस हो रही है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास उस चीज की प्राइस बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो वही चीजें स्टॉक से निकाल के मार्केट में लाना शुरू कर देंगे और अपना प्रॉफिट बढ़ा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है।
अब जहां पर इस सब्सिडी के पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, साथ साथ आपके पास सब्सिडी के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है या जो प्रोड्यूसर है वो फायदे के चक्कर में ओवर प्रोडक्शन करके उसको एज अ स्टॉक सेव कर लेता है चीज को, और जब आपके पास उस चीज की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है कंट्री में, तो साथ साथ वो सारा का सारा जो इन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ होता है चीजें और स्टॉक में रखी हुई होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में लाना शुरू कर देते हैं हाई प्राइसेस पे, ताकि इनको प्रॉफिट ज्यादा हो सके। अब यहाँ एक एग्जांपल ली गई है कि सब्सिडी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? आपके पास दो रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल वो होते हैं कि जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, जो है दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं कि जो एक मरतबा आपने यूज कर लिए सो कर लिए, वो खत्म हो गया, उनको दोबारा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वो होते हैं आपके पास नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल जो होते हैं वो दोबारा दोबारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी कि उनकी इकोनॉमी में कमी नहीं होती है। जैसा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें रिसोर्सेज मिले हुए हैं, जैसे हवा, पानी है, ऑक्सीजन है, सनलाइट है, ये सारी की सारी चीजें रिन्यूएबल है। ये जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू हम देखें कि हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो जैसे जैसे हम यूज करते जा रहे हैं, हमारे मिनरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो रिसोर्सेज हैं, अगर उनको देखा जाए तो हमारे पास वो चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही हैं। लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए किए गए हैं, और सारे के सारे रिसोर्सेज हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, जो मेंशन किए हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब उनकी बात हो रही है। तो अब सब्सिडी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर आप, इन्होंने यहाँ पे सिंपल सी एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी जो है वहां पर अगर आप सब्सिडी प्रोवाइड करोगे तो उसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि सब्सिडी देने पर जो आपके पास चीज की कॉस्ट होती है, यानी कि प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ रही है वो कम हो रही होती है, आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही होती है, एंड कंजम्पशन, सप्लाई भी इंक्रीज होगी और कंजम्पशन भी। कंजम्पशन मीन डिमांड आपके पास इंक्रीज हो गई है और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है, बट पोटेंशियली लीडिंग टू ओवर सप्लाई। जैसा कि मैंने अभी बात की है कि आपके पास ये चीजें किस तरफ लेके जाती है, ओवर सप्लाई, यानी कि आपके पास ओवर सप्लाई का मतलब है ओवर प्रोडक्शन, यानी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई जो है वो ओवर हो गई है, जो आपकी डिमांड है उससे ज्यादा चल रही है। तो इट्स मीन कि आपकी ओवर प्रोडक्शन हो गई है। तो ओवर प्रोडक्शन जो है, इसका मतलब ये है कि आपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी बेहतरीन एलोकेशन नहीं किए, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज आपने यूज कर लिए, जो रिसोर्सेज जिस टाइम पीरियड में यूज करने थे वो आपने नहीं किए। तो आपने अपने मुनाफे के चक्कर में, यानी कि प्रोड्यूसर ने अपने मुनाफे के चक्कर में ओवर सप्लाई कर लिए, ताकि जो आने वाले टाइम पीरियड में जब मुझ पर टैक्स अप्लाई होना है, तो तब मैं जो है प्रोडक्शन है अपनी वो कम कर दूं, ताकि मुझ पर कम टैक्स अप्लाई हो। और ये जहां पर सब्सिडी प्रोवाइड हो रही थी उस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने ओवर प्रोडक्शन कर लिया। नेक्स्ट देखिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे अभी बात की हम लोगों ने, ये वाई एक्सिस पे प्राइस ले ली, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले ली, क्यू एस स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। और ये जो क्यू स्टैरिक है, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो क्वांटिटी है वो जो शिफ्ट हुई है, ठीक है, डिमांड के साथ हमने नहीं छेड़ा, हमने सप्लाई के साथ जो है डील करना है। सप्लाई के साथ डील किस तरह से करनी है कि आपकी सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सप्लाई पे इम्पैक्ट होगा, उसके बाद आपके डिमांड के साथ जो है वो मामला चलेंगे। अब देखिए, पिछले जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी डेड वेट लॉस की, आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई थी। अब जब आपके पास देखें, आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी है, जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी है आपको, तो जो सप्लाई है वो सप्लाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब ये जो सप्लाई है ये शिफ्ट हुई है। सप्लाई के शिफ्ट होने से क्या हुआ कि आपके पास पहले प्राइस ये थी और अब आपके पास पी एस स्टैंड फॉर प्राइस आफ्टर सब्सिडी, कि प्राइस जो है वो सब्सिडी अप्लाई होने के बाद आपकी प्राइस क्या रह गई है। अब देखिए, यहाँ से प्राइस जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई है, लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी है वो क्यू स्टैरिक से क्यू एस हो गई है, यानी हमारे पास जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है। क्यू एस क्वांटिटी आफ्टर सब्सिडी, सब्सिडी अप्लाई होने के बाद जो आपके पास क्वांटिटी है वो क्या होगी है। सादा सी बात है इसमें कि आपने सप्लाई को शिफ्ट करा दी है, सप्लाई जो है आपने शिफ्ट कराई है, सप्लाई विद सब्सिडी, सब्सिडी आने के बाद
सब्सिडी मिलने के बाद, यानी कि सब्सिडी जब आपको मिल गई, सब्सिडी मिलने के बाद आपकी सप्लाई जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, सप्लाई शिफ्ट हो गई है, और उसके बाद आपकी प्राइस जो है वो भी कम हो गई है। तो ये चीज आपकी, ये हो गई आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब्सिडी की, यानी कि सब्सिडी का जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि आपको कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो मिल रही है। उसके बाद देखें कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडी। अब देखिए मेन टॉपिक पे हम आ गए हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ टैक्सेस और सब्सिडी क्या होती है। कहने का मकसद क्या है कि आपके पास आपने, आपकी गवर्नमेंट ने जो आपके ऊपर टैक्सेस अप्लाई किए हैं या सब्सिडी अप्लाई कर दी हैं, उनके ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है, गवर्नमेंट को कॉस्ट जो है वो क्या बर्दाश्त करना पड़ रही है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसके बाद आती है हमारे पास इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन, इक्विटी कॉर्नर्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो होती है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज स्पेंड किए जा रहे हैं कलेक्टिंग टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करने पे आपके जो रिसोर्सेज स्पेंड किए जा रहे हैं या जो सब्सिडी को मैनेज किया जा रहा है, सब्सिडी अप्लाई की जा रही है, उसके ऊपर जो आपके रिसोर्सेज जो है स्पेंड किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो कॉस्ट आती है उसको कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को पहली चीज कौन सी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है। जब भी आप टैक्स अप्लाई कर रहे हैं या सब्सिडी किसी भी सेक्टर को दे रहे हैं, तो वहां पर जो आपको जो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। दूसरी चीज है इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन अभी लास्ट हम लोगों ने देखा, टैक्सेस में भी हमने देखा था इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन। इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट पाथ जो फॉलो हो रहा है उससे हट जाना, यानी एक गलत रास्ते की तरफ चले जाना, इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। यानी कि डिस्टॉर्शन का मतलब है मिसलीडिंग। डिस्टॉर्शन का मतलब ये भी है कि आपका इक्विलिब्रियम अटेन ना हो पाना, या एक जो स्ट्रेट पाथ है वो फॉलो ना करना इर्द गिर्द, या यानी कि आपके पास एक स्पेसिफिक जो एक वे बताया गया उससे इर्द गिर्द चले जाना, हट जाना। डिस्टॉर्शन का मतलब है खराबियां, ठीक है, या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना। इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन कैसे आएगी कि जो टैक्सेस और सब्सिडीज हैं वो डिस्टॉर्ट करती हैं मार्केट इक्विलिब्रियम को, और इनएफिशिएंसीज को जो है हमारे पास इनएफिशिएंसीज की तरफ लेके जाती हैं। अभी पिछले ये जो हमारा अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें यही चीज थी कि इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। जब आपको सब्सिडीज मिलेंगी तो इनएफिशिएंसीज आएंगी, सब्सिडीज मिलने से आप जो है ओवर प्रोडक्शन कर लेंगे। जब टैक्सेस अप्लाई होते हैं तो टैक्स टैक्स के डर की वजह से आप जो है प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। प्रोडक्शन को जब कम करते हैं तो आपके जो इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर जो चीजों की सप्लाई है वो कम हो जाती है, और उसके बाद जब हमारे पास सप्लाई कम हो जाती है तो हमें चीजें जो हैं वो इंपोर्ट करना पड़ती हैं। उसके बाद है इक्विटी कॉर्नर्स। इक्विटी कॉर्नर्स का क्या मतलब है कि टैक्स और सब्सिडीज कैन हैव रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट। टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों के रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट होते हैं। रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव जो इम्पैक्ट से पहले हम लोग रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव जो टैक्स हैं वो पढ़ चुके हैं। अब देखिए दोनों चीजों के, टैक्सेस के भी और सब्सिडीज के, जो आपके पास है प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट यानी कि प्रोग्रेस की तरफ जाने वाले इम्पैक्ट, और एग्रेसिव का मतलब है कि डाउनवर्ड, इकोनॉमी का डाउनवर्ड चले जाना। दोनों की दोनों चीजें आपके पास साइड बाय साइड चल रही है। जो है आपके पास एक प्रोग्रेस भी चल रही है और रिग्रेशन भी चल रही है। दोनों चीजें आपके पास हैं, यानी कि टैक्स और सब्सिडी दोनों के पॉजिटिव और दोनों के ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, इफेक्टिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फिर क्या करते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं कि जब आपके पास सब्सिडीज दे दी जाती हैं तो सब्सिडीज देने में क्या होता है कि जो इंटरप्रेन्योर है वो ओवर प्रोडक्शन कर लेता है। ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके पास ओवर प्रोडक्शन है। अब इस सब्सिडीज में जो डिमांड है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन जो ओवर प्रोडक्शन की गई है उस ओवर प्रोडक्शन को आप आने वाले टाइम पीरियड में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक के तौर पे चीजों को रख लेते हैं, और जब आपके पास चीजें महंगी हो जाती हैं, आपके पास सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है, या चीजों की प्राइस बढ़ जाती है, तो बाद में वो चीजें मार्केट में लाई जाती हैं जो है हायर प्राइसेस पे। अब जब प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी तो उसका जो आप ये कह लें कि उसका जो फायदा होगा वो प्रोड्यूसर को होगा, लेकिन साथ साथ आप देखें कि कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है।
लेकिन जब आपके पास टैक्सेस अप्लाई होते हैं, तो टैक्सेस जब ज्यादा अप्लाई होते हैं तो उस टाइम पीरियड में आपके पास जो इंटरप्रेन्योर है उसको नुकसान हो रहा होता है, और जो आपके पास कंज्यूमर्स हैं उनको फायदा मिल रहा है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आएगा कि जब आपके पास आपको सब्सिडीज मिल रही होती हैं, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज मिल रही होती हैं, तो वहां पर आपके पास आपकी जो डिमांड है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जब डिमांड ज्यादा होना शुरू हो जाती है, इट्स मीन कि आपकी सप्लाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा जा रही है, और आपको फायदा ज्यादा हो रहा है। किन लोगों को फायदा ज्यादा हो रहा है? प्रोड्यूसर्स को। तो यहाँ पे आपके पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि एक टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर की इनकम ज्यादा हो गई, एक टाइम पीरियड में जो आपके पास है वो फायदा किनको हो रहा है? जो कंज्यूमर हैं उनको सब्सिडीज मिल रही हैं। तो दोनों जगह पे अगर आप देखें तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, उन पर जो है इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं, इफेक्ट हो रहा होता है इनकम पे, कभी प्रोड्यूसर की इनकम पे तो कभी कंज्यूमर की इनकम पे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट फंड यूज फॉर सब्सिडीज माइट बी डाइवर्ट फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट एरियाज। अब देखिए, जो गवर्नमेंट फंड जो लिए गए हैं, टैक्सेस की सूरत में जो लिए गए हैं वो बनते हैं, वो हम जब आपके पास वो हमारी इकोनॉमी में लगाए जाते हैं तो वो गवर्नमेंट फंड बन जाते हैं। जब गवर्नमेंट फंड जो है वो सब्सिडीज के लिए यूज किए जाते हैं, माइट बी डाइवर्टेड फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट एरियाज। गवर्नमेंट फंड जो है मुख्तलिफ किस्म के जो डिपार्टमेंट हैं वो अपील वगैरह करके गवर्नमेंट फंड ले लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो इस चीज से इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि जो मुख्तलिफ किस्म के रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे आप स्कूल्स की हालत देख लें। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की लैब्स नहीं होती हैं, हाई स्कूल हैं उनमें लैब नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, मुख्तलिफ किस्म का ऑपरेटर्स नहीं है। तो जहां पर जो चीज जिस चीज ने जाना है, यानी कि हक हकदार तक नहीं जा रहा, आप सादा सी बात करें कि हक जो है वो हकदार तक नहीं जाएगा। जो मुख्तलिफ किस्म के आप कह लें कि जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी थोड़ी सी अप्रोच ज्यादा है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो सब्सिडीज ले लेते हैं। जहां पर आपको सब्सिडी देनी चाहिए वहां पे आप सब्सिडी दे नहीं पाते हैं, यानी कि आपकी सब्सिडी डाइवर्ट हो गई है कहाँ पे? जो मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहां पर आपको सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वहां आप सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर पाए, या गवर्नमेंट जो फंड है वो यूज ना हो सका। उसके बाद देखिए, एक केस स्टडी हम लोग ले लेते हैं कि जो इम्पैक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। अब केस स्टडी का मतलब एक छोटा सा हम लोग केस लेते हैं, उस पर देखते हैं कि आपके पास जो है सब्सिडीज या कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है। केस स्टडी हमारे पास एक केस है हाई टोबैको टैक्सेस का, कि एग्जांपल है हमारे पास टोबैको के ऊपर जब हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग टैक्स के भी जो केस स्टडी है वो भी देखेंगे, और सब्सिडी का भी, यानी कि टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या है और सब्सिडी का इम्पैक्ट क्या है, जो जो पिछली हम लोग सारे डिस्कशन करते चले आए हैं वहां पे। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं टैक्सेस के हवाले से भी और सब्सिडीज के हवाले से भी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिए किस चीज की, हाई टोबैको टैक्सेस की, कि टोबैको के ऊपर जो है वो टैक्स ज्यादा अप्लाई होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। उसका इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या है, कि रिड्यूसेस स्मोकिंग रेट एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब इससे क्या होगा कि जब टोबैको के ऊपर हाई टैक्सेस लगाए जाएंगे तो क्या होगा कि जो टोबैको है, यानी कि जो सिगरेट लोग पीते हैं, यानी कि टोबैको, अब ये नहीं है कि सिंपल आपने तंबाकू की बात करनी है, उससे बनने वाली जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी अप्लाई होगा, जैसे सिगरेट वगैरह। तो जब आपके पास सिगरेट पे इतना ज्यादा टैक्स अप्लाई होगा तो लोग क्या करेंगे, स्मोकिंग रेट को रिड्यूस कर लेंगे, कि जो है आपके पास सिगरेट्स वो महंगे हो गए हैं। अब उससे क्या होगा कि लोगों की जो पब्लिक हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, कि जब वो स्मोकिंग छोड़ेंगे तो लाजमी बात है कि उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी उसमें बेहतरी आएगी, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जाके उनके लंग्स को जो है वो अटैक कर रही हैं। जब आपके पास ये लोग स्मोकिंग छोड़ेंगे तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी उनके जो हेल्थ के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट क्या चीजें हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास क्या हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है साथ में, यानी जो इंटेंशनली नहीं है। हम लोगों ने इंटेंशनली ये सोचा कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, अनइंटेंशनली क्या होगा, पॉसिबल इंक्रीज इन ब्लैक मार्केट एक्टिविटी फॉर टोबैको। अब ये जो चीजें
अनइंटेंशनली जो चीजें होंगी वो कौन सी होंगी, कि इससे क्या होगा कि जो ब्लैक मार्केट है उसकी एक्टिविटी में इंक्रीज हो जाएगा। अब उसकी एक्टिविटी कैसे, ब्लैक मार्केट क्या होती है कि जो स्मगलिंग वगैरह होती है, चीजें स्मगल करके लाई जाती हैं जिनका रिकॉर्ड जो होता है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। यानी कि जब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस बनाए गए हैं उससे वो चीज होकर ही नहीं आ रही है, तो टैक्स ही नहीं अप्लाई होगा। तो क्या होता है कि जब कोई भी चीज, जिस चीज के ऊपर टैक्स ज्यादा हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट जानबूझकर टैक्स ज्यादा कर देती है, वहां पर क्या होता है कि ब्लैक मार्केट की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। यानी कि लोग जो हैं वो स्मगलिंग का काम शुरू कर देते हैं, और स्मगलिंग की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। तो स्मगलिंग में क्या होता है कि आपके पास बिना टैक्स के चोरी के तरीकों से, इलीगल तरीकों से चीजें पाकिस्तान में आ जाती हैं और वो बिक रही होती हैं, लेकिन उसका जो फायदा है वो गवर्नमेंट को नहीं जा रहा होता, क्योंकि टैक्स ही नहीं अप्लाई हो रहे हैं। वो चीज गवर्नमेंट की नजर में आ ही नहीं रही है, तो टैक्स भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं। जब टैक्स नहीं अप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या होता है कि गवर्नमेंट को इस चीज में नुकसान हो रहा होता है, कि चीज आपकी इकोनॉमी में चल रही है, यानी कि सप्लाई हो रही है, लेकिन उसका फायदा जो है वो कहीं भी नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को उस चीज का फायदा नहीं जा रहा है। वो चीजें जो हैं आप ये कह लें लोअर प्राइसेस पे जो मार्केट उसमें, सॉरी, इकोनॉमी में वो सर्कुलेट कर रही होती है। अब दूसरा केस है हमारे पास सब्सिडी का। देखिए, दूसरा केस है सब्सिडी का। सब्सिडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि एग्रीकल्चर अमूमन जो है एग्रीकल्चर सब्सिडीज दी जाती हैं। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज क्या है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सब्सिडीज डिफरेंट किस्म की प्रोवाइड कर दें, कि आप जो है फर्टिलाइजर उन पे सब्सिडी दे दें। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी का मतलब है कि आपने जो मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर्स हैं उनकी प्राइसेस को कम कर दिया है, या आप ये कह लें कि जो सीड्स हैं उनकी प्राइस को कम कर दिया है, या उसके बाद जो मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं उन पर मुख्तलिफ किस्म की एड आप प्रोवाइड कर दें। तो ये चीजें सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडीज। अब एग्रीकल्चर सब्सिडीज का इम्पैक्ट क्या है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज का इम्पैक्ट ये होगा कि इंक्रीज्ड फार्म इनकम, फार्म की जो इनकम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेबलाइज फूड प्राइसेस जो है आपके पास स्टेबल हो जाएंगी। क्योंकि जब सब्सिडी प्रोवाइड होती है तो सब्सिडी से आपको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही होती है और प्राइस अल्टरनेटली जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से आपकी जो इनकम है, फार्म की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी, फार्म की इनकम इंक्रीज हो गई, और जो प्राइसेस हैं वो आपके पास कम हो गई, और कम प्राइसेस पे आपको ज्यादा चीज मिलेगी। उसके बाद अनइंटेंडेड consequences। अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लोग इस चक्कर में कि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है, यानी कि हमें टैक्सों में छूट मिल गई है, या किसी किस्म की कोई एड प्रोवाइड हो गई है, तो क्या करें जी, इस टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में कोई पता नहीं है कि कब गवर्नमेंट दोबारा टैक्स अप्लाई कर दे। तो जब टैक्स अप्लाई हो जाएगा तो वहां पर तो हमें नुकसान होगा, तो लोग क्या करते हैं कि ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होगा कि पोटेंशियल इन्वायरमेंट हार्म आपके इन्वायरमेंट पे, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान कैसे होता है कि जब ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज किए जाते हैं, कि ताकि उस टाइम पीरियड के अंदर जल्दी जल्दी जो जो भी क्रॉप जो है वो कल्टीवेट की गई है उनकी ग्रोथ ज्यादा हो। तो इस चक्कर में जैसा कि आप कहते हैं ना कि हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की जो आपको बेमौसम फल नजर आ रहे होते हैं, तो ये इसी तरह से होते हैं कि ये उस टाइम पीरियड के अंदर ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं, और आर्टिफिशियल तरीके से जैसे फ्रूट्स को पका लिया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस को यूज करके जो चीज़ों को पका लेना, यानी कि अपने टाइम पीरियड से पहले ही जो है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल यूज करके आप चीज़ों को पका लेंगे, या उनकी प्रोडक्शन में जो आप ये कह लें कि उनकी प्रोडक्शन अपने टाइम पीरियड से पहले हो रही है, मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर आपने यूज किए ताकि जल्दी जल्दी आपकी जो जो भी आपने क्रॉप कल्टीवेट की है वो जो है हमारे पास तैयार हो जाए। तो उससे क्या होगा कि पोटेंशियल इन्वायरमेंटल हार्म, इन्वायरमेंट किस तरह से हाँ इसको नुकसान पहुंच सकता है, कि आपकी जो लैंड पोल्यूशन है उसमें जो है वो ये कह लें उसमें इजाफा हो जाता है। लैंड पोल्यूशन में जैसे जैसे जितने आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर आप जमीन पर यूज कर रहे हैं, आपकी जमीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, और उसके जो आप ये कह लें कि उसके नुकसान जो हैं वो ये हमारे पास सामने आ रहे हैं कि हमारी लैंड पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। लैंड अब वो देखने में पोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसने जमीन को नुकसान पहुंचाया, फर्टिलाइजर्स ने, नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो कम होगी, उसके बाद इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स और इतनी ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करके जो चीज प्रोड्यूस होके आ रही है तो वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसान का बायस बनेगी। अब एनालिसिस क्या करते हैं, कि एनालिसिस हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट को
जो इंटेंटेड आउटकम है। अच्छा देखिए, देखिए इन यहाँ पर हम लोगों ने एनालिसिस, जो हमने जितना भी पीछे से टॉपिक पढ़ के हैं उसका एनालिसिस ये है कि हमारी जो इंटेंडेड आउटकम थी, जो हम लोगों ने इंटेंशनली सोची हुई थी आउटकम, वो तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन अनइंटेंशनली जो चीजें हम लोगों ने अभी देखी हैं वो भी हमने देखनी है। कि आपके पास टैक्स और सब्सिडीज में इंटेंशनली जो चीजें हमारे पास आउटकम आई हैं वो तो ये था कि टैक्स अप्लाई करने से क्या होगा कि आपके पास ओवर प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, और टैक्स अप्लाई करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो है वो उसमें आप ये कह लें इनकम में इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन उसके साथ साथ टैक्स अप्लाई करने से क्या होगा कि सप्लाई आपके पास कम हो जाती है, सप्लाई कम होने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, और प्राइसेस इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन हो जाती है। इन्फ्लेशन की वजह से आपको क्वांटिटी कम मिल रही होती है जबकि प्राइस आपकी ज्यादा होती है। और उसके साथ जो है वो हाउ दे अलाइन विद पॉलिसी गोल्स। अब आपके पास जो इंटेंडेड आउटकम है, अगर आपके पास इंटेंडेड आउटकम आपको मिल रही है तो इट्स मीन कि वो जो पॉलिसी गोल्स थे उनको मीट कर रही है। यानी कि पॉलिसी गोल्स टैक्स के क्या थे, कि टैक्स के पॉलिसी गोल्स ये थे कि टैक्स के पॉलिसी गोल्स हमारे पास, टैक्स के पॉलिसी गोल क्या थे, टैक्स के पॉलिसी गोल्स ये थे कि आपके पास जो बिजनेस सेक्टर है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स अप्लाई किए जाएं। किस वजह से टैक्स अप्लाई कर दिए जाएं? कि पहली चीज ये कि जो बाहर से आने वाली चीजें हैं यानी कि कस्टम ड्यूटी, वो भी, उस पर भी टैक्स अप्लाई होता है। किस वजह से अप्लाई होता है? कि आप जो है अपने ही कंट्री की चीजों को प्रेफर करें। दूसरी चीज ये है कि इनकम की इंक्रीमेंट के लिए भी टैक्स अप्लाई होते हैं। तो ये चीजें थी आपके पास इंटेंडेड आउटकम, जो यानी कि आपने पॉलिसी गोल्स ये रखे हुए थे, और अगर ये अचीव हो गए तो आपकी ये जो चीजें हैं यानी कि इंटेंडेड आउटकम वो आपको मिल गई। उसके बाद अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट जो हैं वो चीजें हमने देखनी है। अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट जो ये सारे का सारा हम टॉपिक पढ़ के हैं उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि इसके इंटेंडेड आउटकम अगर आपको मिल गए हैं तो इट्स मीन कि पॉलिसी गोल्स के साथ आपकी वो जो जो आपने पॉलिसी गोल्स रखे हुए थे उस हवाले से आपको आउटकम अगर मिल गई है तो फिर तो बात ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज देखें कि अनइंटेंडेड जो साइड इफेक्ट होते हैं और जो बॉर्डर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होती हैं वो देखें। तो हमारे पास साइड इफेक्ट, अभी हम लोगों ने यही चीज देखी कि साइड इफेक्ट में आपके पास ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, और दूसरी चीज जब टैक्स अप्लाई होते हैं तो ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज जो हैं वो आपके पास इंक्रीज हो जाती हैं। तो बॉर्डर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस यहाँ पर, अब बॉर्डर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है कि बॉर्डर्स पे अक्रॉस द बॉर्डर, अब जाहिर सी बात है कि दूसरे कंट्री से चीज आ रही है, अक्रॉस द बॉर्डर आ रही है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की इम्प्लीकेशंस इम्प्लीकेशंस अप्लाई नहीं हुई हैं, इसी वजह से तो वो चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं। तो ये चीज हमें देखनी है कि जो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट हैं वो क्या हैं और उनको हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं। यानी कि हमें बॉर्डर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस करनी पड़ेंगी, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस करनी पड़ेंगी कि जो चीजें आपके पास कंट्री में आ रही हैं उन चीजों का चेक एंड बैलेंस बेहतर तरीके से रखा जाए, और बॉर्डर पे जो आप ये कह लें कि थोड़ी सिक्योरिटी को हाई किया जाए, या जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं या जा रही हैं, ठीक है, उन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। ये तमाम जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये तमाम चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, इसका कंक्लूजन क्या है एट द एंड हमारे पास? हम इसका कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि टैक्सेस और सब्सिडीज जो हैं वो पावरफुल टूल्स हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए।
और इनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो मार्केट पे होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने अब ओवरऑल ये देखना है कि ये जो टैक्सेस और सब्सिडीज हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए पावरफुल टूल्स हैं, इनके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हैं, लेकिन साथ साथ इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। उसके बाद देखिए बैलेंस अप्रोच किस तरह से होती है कि जो importance of designing taxes and subsidies to minimize inefficiencies। अब यहाँ पे जो टैक्सेस और सब्सिडीज अप्लाई की जा रही हैं वो क्या करती हैं, वो कम करती हैं इनएफिशिएंसीज को। यानी कि टैक्सेस और सब्सिडीज इस वजह से अप्लाई की जाती हैं कि जो आपके पास इनएफिशिएंसीज आ रही हैं और जो डिस्टॉर्शंस आ रही हैं उनको कम किया जाए। जब आप किस काम के लिए, कि जो आपने पॉलिसी गोल रखे हुए हैं उनको जो है वो अचीव करने में आपकी जो इनएफिशिएंसीज देखने में मिल रही हैं और डिस्टॉर्शंस जो मिल रही हैं उनको कम कर दिया जाए। अब नेक्स्ट चीज है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है कि केयरफुल consideration needed for the implications of taxes and subsidies to ensure economic efficiencies and equity। अब यहाँ पर हमें पॉलिसी इम्प्लीकेशन जो देखनी है कि केयरफुली हमने क्या करना है, कि किस चीज को देखना है कि आपने जो टैक्स इम्प्लीमेंट की है और जो सब्सिडीज अप्लाई की हैं, ठीक है, वो आया कि कुछ, अब देखें पिछला हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि लोग जो हैं वो टैक्सेस जो हैं उससे टैक्स देते नहीं है। ठीक है। टैक्स चोरी के मामलात आ जाते हैं और सब्सिडीज के टाइम पीरियड में टैक्स चोरी के मामलात आ जाते हैं। फिर आपने अभी देखा ब्लैक मार्केट देखा और सब्सिडीज के टाइम पीरियड में आपने ओवर प्रोडक्शन देखी। तो आप हम लोगों ने यहाँ पर ये देखना है कि केयरफुल कंसिडरेशन नीडेड। केयरफुल कंसिडरेशन हमें चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, फॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जो आप टैक्स और सब्सिडीज अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें केयरफुली ये चीज देखनी है कि अगर हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या किसी हकदार को सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं, या इस तरह से है कि जिनका आप ये कह लें कि थोड़ा हायर क्लास में, या आप ये कह सकते हैं कि जिनके ताल्लुकात बेसिस पे किसी एक सेक्टर को तो नहीं मिल रही है सब्सिडी, जिनको मिलनी चाहिए क्या उनको मिली है या नहीं मिली है। यानी जिस सेक्टर को चाहिए सब्सिडीज चाहिए, या जो हकदार हैं सब्सिडीज के, क्या उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, या उन लोगों को मिल रही है कि जो कोई बिजनेस टाइकून वगैरह हैं उन लोगों को अपने उस आप ये कह लें कि अपने अपेयरेंस या उस अपने कारोबार की वजह से तो सब्सिडीज वगैरह नहीं मिल रही हैं। ये चीज, और दूसरी चीज के टैक्स जब अप्लाई हो रहे हैं तो आया कि जो टैक्स की आउटकम है वो हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। यानी कि टैक्स जो है वो आपके पास इम्प्लीमेंट वो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसा अभी मैंने अभी भी बात की कि जो लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं, या टैक्स के जो टैक्स रिसीव करने वाले जो भी अफराद होते हैं उनके साथ गठजोड़ करके, ठीक है, अपना टैक्स जो है वो कम करवा लेते हैं। तो ये थी सारी की सारी हमारी जो ओवरऑल आज का जो टॉपिक था कॉस्ट ऑफ टैक्सेस और सब्सिडीज, उसका हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा। उसके बाद हम लोगों ने इम्पैक्ट के साथ साथ उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी। टैक्सेस जब अप्लाई होते हैं तो डेड वेट लॉस होता है, और जब सब्सिडीज अप्लाई होती हैं तो हमारे पास जो कम प्राइस में हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल रही होती है, और उस चक्कर में जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। फिर उनके हम लोगों ने जो मेन है कि टैक्सेस और सब्सिडीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखे, और उन चीजों में जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे थे हम उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम इसी से आगे चलेंगे, इंटरनेशनल जो ट्रेड पे जाएंगे कि आपके पास इंटरनेशनली जो ट्रेड चल रही है वो किस तरह से चल रही है, उसके हवाले से हम लोग कुछ चीजें देखेंगे इंशाल्लाह कल। तो यहाँ हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ।